हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शेख अबरार और हम आज 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं। तो 11th क्लास का जो फर्स्ट लेक्चर है जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें सबसे अहम जो टॉपिक है वो है मोल कंसेप्ट। बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती है कौन से टॉपिक में, मोल कंसेप्ट में। तो हम यहाँ पे मोल कंसेप्ट आपको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे ढंग से, सिलसिलेवार तरीके से पढ़ाने वाले हैं। आई प्रॉमिस आपको सभी बातें इस चैनल पे समझ में आने वाली है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली आपके सवालों का जवाब देंगे। तो बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले या सम बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने वाला हूं कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दी साइंस। तो व्हाट इज मीन बाय साइंस, क्या होता है? आपने बहुत पहले प्रीवियस क्लासेस में 9, 10 और 5th स्टैंडर्ड से साइंस पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जो आपने जो साइंस पढ़ा है 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में, वो जो साइंस था वो कैसा साइंस है? वो जनरल साइंस है। उसमें आपको ज्यादा डिटेल में साइंस के बारे में नहीं दिया नहीं होता है, जिसमें डिफिकल्टी जो लेवल होती है वो अबाउट 5 to 10% हो जाती है। लेकिन जब 11th क्लास में आप 10 से 11th क्लास में जब आते हो तो उसमें डिफिकल्टी लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अबाउट 70 to 80% तक के डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम पूरा सिलेबस जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पैटर्न प्रूफ मैनर में आपको पढ़ाया जाएगा। एक एक चीज आपको एनसीईआरटी के थ्रू समझाई जाएगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे पहले जो देखते हैं कि क्या होता है साइंस। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम्स, मैं आपका ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगा, डायरेक्ट हमारे टॉपिक पे हम क्या करते हैं, जंप करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले है एक आपको यहाँ पे एक सवाल दिया है, क्वेश्चन ही दिया है कि व्हाट इज साइंस, क्या होता है साइंस। तो आपके जहन में क्या आता है? आपके जहन में क्या आने वाला? आप ही सोचो, आप जहन में आएगा कि साइंस हमने इतने दिनों से पढ़ा है, जिसमें हम हमारे ह्यूमन बॉडी का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, प्लांट्स का स्टडी करते हैं, एनिमल का स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं। यही तो नए नए जो इन्वेंशंस होते हैं उसका हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसी को तो बोलते हैं साइंस। तो साइंस क्या होता है? कोई भी चीज जिसका हम क्या करते हैं, एक नॉलेज हासिल करते हैं, दैट नॉलेज व्हिच इज कॉल्ड एज द सिस्टमैटिक नॉलेज। यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, आप फोकस कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले है इट इज साइंस, इट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। क्या होता है? वो नॉलेज होता है। क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान बोलते हैं आप जिसको। सो गेन बाय मैनकाइंड। कौन गेन करेगा उसको? मैनकाइंड ही तो गेन करेगा, या दूसरे जानवर गेन करेंगे, जैसे कि मंकी है, डॉगी है, वो गेन करेंगे? नहीं करेंगे। सिर्फ मैन की ही एबिलिटी है या मैनकाइंड की ही एबिलिटी है कि वो कोई भी नॉलेज को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, जब कर सकता है। जैसे कि कैसे गेन करेगा वो? पहले सबसे पहली बात तो यहाँ पे वो कोई भी चीज को अगर उसके बारे में उसको समझना है, उसके बारे में उसको डिटेल में जानना है, तो उस चीज को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। यही तो ह्यूमंस के एफर्ट्स है जो किसी भी चीज को क्या करते हैं, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी नेचर। सो दैट इज द ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन के बाद में उस पर क्या किए जाएंगे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस पर क्या हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनिंग हो जाएगा। उसी को तो क्या बोलते हैं आप, साइंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, अभी पूरी वर्ल्ड में कोरोना का कहर शुरू है। तो कोरोना की जो है डिफरेंट सारी कंट्रियां बोल रही है कि हमने वैक्सीन डिस्कवर की, लेकिन मुझे बताइए, वैक्सीन अगर डिस्कवर भी किए तो उसकी जो वैक्सीन की जो टेस्ट होती है वो लॉन्ग टाइम टेस्ट होती है। पहले कुछ छोटे नंबर पे टेस्ट की जाती है, बाद में बड़े नंबर पे टेस्ट की जाती है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाए तो डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दो और वो ठीक हो जाएगा, नहीं होता है ऐसा। तो उसपे क्या होता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद में देखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग पे उसपे कुछ साइड इफेक्ट है या नहीं है, उससे क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सोचा जाता है, देखा जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट एंड दी रीजनिंग। जब जो नॉलेज हमको मिलेगी, दैट नॉलेज which is called as the science। तो देखिए आपको एक सिस्टमैटिक डेफिनेशन बताया है मैंने साइंस की। इट इज सिस्टमैटिक नॉलेज गेन बाय मैनकाइंड थ्रू
ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड दी रीजनिंग विच इज कॉल्ड एज दी साइंस। अब देखो यहाँ पे साइंस दो तरह के होते हैं, दो तरह के साइंस होते हैं। पहला होता है फिजिकल साइंस, क्या होता है फिजिकल साइंस, और दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं हम बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस क्या है और बायोलॉजिकल साइंस क्या है? तो फिजिकल साइंस में स्टडी होती है द फिजिकल साइंस इन विच द स्टडी ऑफ विच थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें नॉन लिविंग थिंग की स्टडी हो, लिविंग थिंग नहीं, लिविंग थिंग्स की स्टडी नहीं, नॉन लिविंग थिंग की स्टडी हो, उसे बोला जाता है फिजिकल साइंस। और जिसमें लिविंग थिंग की स्टडी हो, जिसमें कौन से किसकी स्टडी हो? लिविंग थिंग की स्टडी हो। तो जिस साइंस में लिविंग थिंग्स की स्टडी होती है उसे बोला जाता है बायोलॉजिकल साइंस। जैसा आपको मेरे से अच्छे तरीके से आपको पता है कि जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, जिसकी क्या होती है स्टडी होती है। और आपको तो पता है प्लांट्स और एनिमल क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, नहीं लिविंग थिंग्स है। तो लिविंग थिंग्स का जो स्टडी होगा वो कौन से साइंस में होने वाला है? बायोलॉजिकल साइंस में होने वाला है। जैसे कि अगर पर्टिकुलरली प्लांट का अगर स्टडी किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? बॉटनी। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको बायोलॉजी आने वाला है सब्जेक्ट, उसमें बॉटनी आने वाला है, पेड़ पौधे दरख्त वगैरह फूल फ्लावर्स ये सब कुछ आने वाली है। तो यहाँ पे देखो प्लांट्स का जो स्टडी होता है उसे बोलते हैं बॉटनी, और जिसमें एनिमल का स्टडी होता है, किसका स्टडी होगा? एनिमल का, उसको क्या बोला जाएगा? जूलॉजी बोला जाएगा। और जिसमें प्लांट और एनिमल का स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? बायोलॉजी। लेकिन हमारे केमिस्ट्री में तो जो केमिकल कंपाउंड्स है, मैटर है, सब्सटेंस है, जैसे कि वेरियस सब्सटेंसेस है, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड हो या फिर गैसेस हो, वो तो लिविंग थिंग्स नहीं है, वो सारे के सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स का स्टडी वो किसमें किया जाता है? फिजिकल साइंस में। जैसा कि फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में भी मैटर का स्टडी होता है, मैटर्स, मैग्नेटिक मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल अट्रैक्शन, ये सारे जो हो जाते हैं फिजिक्स में होता है। तो वो सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। केमिस्ट्री जो है वो भी क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय केमिस्ट्री और व्हाट इज अ केमिस्ट्री। अब हमारे हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है विच इज कॉल्ड एज दी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो पढ़ते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखा है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। तो मैंने देखो लिखा है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट डील्स दी। ये क्या डील्स करता है? पहली बात ये किसको डील्स करता है? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब जो चीज का हम केमिस्ट्री से स्टडी करने वाले हैं उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज से बना है, उसका कंस्टिट्यूएंट क्या है। तो आपको बातें समझ में आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। नेक्स्ट उसका क्या है? प्रॉपर्टीज कैसी है, प्रॉपर्टीज कैसी है। किसकी प्रॉपर्टीज बोलेंगे यहाँ पे? मैटर की। अगर मैं बोलूं कि केमिस्ट्री में मैटर का स्टडी होगा तो मैटर की कौन सी बातों का स्टडी केमिस्ट्री में होगा? तो मैटर का कंपोजिशन। मैटर का कंपोजिशन, हम मैटर को पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपने इससे प्रीवियस क्लास में 8, 9, 10 में मैटर के बारे में पढ़ा है। फिर भी हम आगे और भी जो कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हैं मैटर के से रिलेटेड, वो बिल्कुल आपको बताएंगे। तो मैटर का कंपोजिशन क्या होगा, मैटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होगी, और मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलेंगे? एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन सच ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच इज कॉल्ड एज दी केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहले केमिस्ट्री के कुछ मेन ब्रांचेस हैं। तो केमिस्ट्री के टोटल 3 मेन ब्रांचेस है। तो वो है, पहली है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे डेफिनेशन समझने से पहले अगर हम देखा जाए कि केमिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री का क्या यूज है, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हम हमारे डेली लाइफ में केमिस्ट्री का बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं और केमिस्ट्री के बिना हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि आप देखिए, आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, वो सारे के सारे क्या है? केमिकल्स है। फूड खाते हैं आप, वो सारे के सारे क्या है? केमिकल्स है। उसी तरीके से जो हम हमारे खेतों में जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वो सारे के सारे क्या है? केमिकल ही तो है। तो बहुत सारे जो फूड मटेरियल, फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मैंगो देखा जाए तो मैंगो के अंदर जो मैंगो का जो फ्लेवर आता है वो किस वजह से आता है? इथिल ब्यूटानोइड की वजह से आता है। इथिल ब्यूटानोइड क्या है? दैट इज द केमिस्ट्री, केमिकल कंपाउंड, केमिकल सब्सटेंसेस।
तो हम केमिस्ट्री से चारों ओर से क्या है, घिरे हुए हैं। तो केमिस्ट्री के विदाउट लाइफ यहाँ पे हमारी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो केमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत सारे ड्रग्स है, बहुत सारी जो डिसीज होते हैं वो डिसीज को क्योर करने के लिए, डिसीज को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ड्रग। कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये प्रीवियस एग्जाम में, मेडिकल की प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, दैट इज द सिस्प्लैटिन। कौन सा है यहाँ पे, सिस्प्लैटिन। और सिस्प्लैटिन के बाद में एक आता है जिसको टैक्सॉल। क्या आता है, टैक्सॉल। ये दोनों के दोनों जो ड्रग है ये कैंसर थेरेपी में इस्तेमाल किए जाते हैं। किसमें, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर और इट इज यूज इन द कैंसर थेरेपी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक और ड्रग्स है विच इज कॉल्ड एज दी, देखो यहाँ पे वो है दैट इज एजिडोथायामिडीन, दैट इज एजिडोथायामिडीन। ये एक ड्रग है जिसको AZT भी बोला जाता है। आपके एनसीईआरटी के सेकंड पेज पे दिया हुआ है, दैट इज एजिडोथायामिडीन। ये जो है AZT, ये ड्रग जो है इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। एड्स का ट्रीटमेंट करने के लिए भी ये ड्रग्स को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बातें आपने ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातें हैं, ये पूछी जाती है। इससे पहले प्रीवियस ईयर के मेडिकल एग्जाम में ये पूछा गया कि सिस्प्लैटिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, उसके साथ में एक टैक्सॉल भी ड्रग है और एजिडोथायामिडीन। थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड है, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी। सो दैट इज द एजिडोथायामिडीन और AZT बोलते, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एड्स। तो यहाँ पे देखिए आप कि हमको देखना है कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर, मैटर का कंपोजिशन क्या होता है, वो किस चीज से बना हुआ है। आपको पता है कि मैटर जो होते हैं, तीन तरह के मैटर की स्टेट होती है, एक होती है सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। और मैटर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी बातें हम यहाँ पे इससे आगे देखने वाले हैं, आज ही के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो उससे पहले, देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं आपकी कॉपी में लिखने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम कि हमने देखा है कि केमिस्ट्री में मैटर का कंपोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज एंड मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होता है मैटर, अभी यहाँ पे देखने वाले हैं हम। सबसे पहले देखो कि मैटर इज एनीथिंग विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो पेन है मेरे जो हाथ में है, ये क्या है, एक मैटर है। अगर ये जो मैटर है तो इसको क्या है, मास है, और ये क्या करता है, स्पेस को भी क्या करता है, ऑक्यूपाई कर सकता है। तो उसको बोला जाता है मैटर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। और जैसे कि फॉर एग्जांपल गैस है, गैसेस जो है, एयर है, वो भी तो मैटर है, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैटर का क्लासिफिकेशन है। मैटर का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे किया गया है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, उसके बिहाफ पे यहाँ पे मैटर का क्लासिफिकेशन तीन टाइप्स में किया गया है। आपको वैसे पता भी है, फिर भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि पहली जो स्टेट होती है वो मैटर की होती है सॉलिड, दूसरी होती है जिसको लिक्विड, तीसरी कौन सी होती है, गैस होती है। दिस आर द थ्री मेन स्टेट ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और एक और होती है, उसको बोलते हैं हम प्लाज्मा स्टेट, और एक और होती है आइंस्टाइन बोर स्टेट। तो वो हमको देखना नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है। सिर्फ तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यही हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैटर है, मैंने अभी बताया आपको, एनीथिंग दैट हैज अ विच हैज अ मास एंड ऑक्यूपाई अ स्पेस, उसको क्या बोला जाता है, मैटर। आपने 8, 9, 10 में पढ़ा है कि यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, सॉलिड that have that definite shape and definite volume which is called as the solid। जैसे कि फॉर एग्जांपल पेन है, डस्टर्स है, बोर्ड है, ये सभी के सभी क्या है, सॉलिड ही जो है। लिक्विड क्या होता है, that has a definite volume but not a definite shape। जिस कंटेनर में हम रखेंगे उसके जैसा शेप क्या करेगा, एक्वायर करेगा। जैसे कि वाटर है, अल्कोहल है, वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, डीजल, ये सभी के सभी, ऑयल, ये सभी के सभी क्या है, लिक्विड है। गैस, गैस को आपको पता है, नाइदर डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम और वॉल्यूम भी डेफिनेट नहीं होता और शेप भी डेफिनेट नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, हम गैस बोलते हैं। गैसेस होते हैं, एयर में डिफरेंट सारे गैसेस होते हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, डिफरेंट सारे गैस होते हैं, CO2, SO2 एक्सेट्रा, आपको बहुत ज्यादा पता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप
कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। मैं इनका ट्रांसफॉर्मेशन भी अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब यहाँ पे देखिए कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन के बिहाफ पे, केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन है किसका, मैटर का। तो पहले होते हैं सब्सटेंसेस, लेकिन कैसे सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरे होते हैं मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस में आते हैं एलिमेंट्स आते हैं, और उसके साथ ही साथ क्या आते हैं, दैट इज द एलिमेंट। एलिमेंट के साथ क्या आते हैं, कंपाउंड आते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और उसके साथ में क्या आएंगे, कंपाउंड आएंगे। तो एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट जो एक ही टाइप्स के सब्सटेंस से जो बने होते हैं, सेम टाइप्स ऑफ सब्सटेंस होता है, सेम कंपोजिशन होता है, उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट बोला जाता है। उसमें दूसरा कोई एलिमेंट, दूसरा कोई और कंटेंट नहीं रहेगा, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, प्योर सब्सटेंस, और उसमें क्या बोला जाता है, एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट है क्या, नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे आप, एलिमेंट बोलोगे। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के अलावा कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट है, नहीं है। आयरन है, आयरन भी तो क्या होगा, एलिमेंट ही होगा। अगर मान के चलो, अगर ये आयरन का रॉड है, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, अगर इसको मैं ब्रेक कर दूं, तो ऐसा होगा क्या, ये आयरन का हो जाएगा, ये कॉपर का हो जाएगा, नहीं। आप समझ में आ रही है क्या। तो एलिमेंट को टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते, उनको बोला जाता है एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है, हम आगे देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, पीरियोडिसिटी में आने वाले हैं एलिमेंट्स, तो क्या क्या होते हैं सभी देखने वाले। तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए होते हैं। टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट से जो बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, कंपाउंड बोला जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला है वाटर, H2O पानी जिसे आप पीते हो, मैं भी पीता हूँ, सो दैट इज द वाटर। H2O जो कि हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम से बना है। उस तरीके से सैंड होता है, दैट इज द SiO2, एक सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन। NaCO3 बेकिंग सोडा कहते हो आप इसे, ये भी तो क्या है, कंपाउंड है। इसमें एक सोडियम का एटम है, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन का एटम है। तो जो 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हो आप, कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, कंपाउंड। नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ पे नेक्स्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स तो आपको पता ही है, कम से कम कितने कंपोनेंट के मिक्सचर्स होंगे, 2 कंपोनेंट अगर मिक्स कर दिए जाए तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्सचर। एक कंपाउंड का कभी भी मिक्सचर नहीं कहलाएगा, कम से कम 2 कंपाउंड का क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। तो मिक्सचर में भी 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। पहला कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा कौन सा है यहाँ पे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें एक ही लेयर दिखाई दे हमको, उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एग्जांपल के से समझिए आप, एयर है, क्या है, एयर में डिफरेंट सारे गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, SO2 है, CO2 है, इस तरीके से डिफरेंट सारे गैसेस हैं। तो हम बता सकते हैं कि ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ऐसा बता सकते हैं, नहीं बता सकते। तो वो जो मिक्सचर रहेगा कैसा रहेगा, होमोजीनियस रहेगा। उसी तरीके से समझो आप, अगर मेरे पास में एक कंटेनर है जिसमें मैंने वाटर लिया है, अगर मैं ये वाटर में क्या डाल दूं, सॉल्ट डाल दूं, क्या डाल दूं यहाँ पे, सॉल्ट। और वो सॉल्ट जब उसमें वाटर में स्टर करने के बाद घुल जाएगा तो आप बता सकते हो ये सॉल्ट है, ये वाटर है, नहीं। तो क्या हो गया, सॉल्ट पूरी तरीके से उसके अंदर क्या हो गया, डिजोल्व हो गया वाटर के अंदर। तो एक होमोजीनियस, एक्चुअली कितने कंपोनेंट है उसमें, 2 कंपोनेंट है। एक पहला जो कंपोनेंट है वो सॉल्ट है, दूसरा कंपोनेंट क्या है, वाटर है। कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, 2 कंपोनेंट से। तो ये तो मिक्सचर हुआ, लेकिन ये कैसा मिक्सचर हुआ कि जिसमें सॉल्ट पूरी तरीके से क्या हो जाए, डिजोल्व हो जाए और हमको एक ही लेयर और एक ही फेज दिखाई दे, ऐसे मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए हेटेरोजीनियस। अब होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, और हेटेरो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, जिसमें डिफरेंट लेयर हमको दिखाई दे, डिफरेंट फेजेस हमको दिखाई दे, एक से ज्यादा फेजेस दिखाई दे, उसको क्या बोलोगे आप, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, मैं सॉल्ट और शुगर को क्या कर दूंगा, मिक्स कर दूंगा। तो शुगर के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल थोड़े छोटे होते हैं, तो उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आ रही है बात समझ में आपको, हेटेरोजीनियस मिक्सचर को आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है
ऑयल इन वाटर, अगर ऑयल वाटर में डाल दूंगा तो आपको कितने फेजेस दिखाई देगी? 2 फेजेस, एक ऑयल की फेज दिखाई देगी, एक वाटर की फेज दिखाई देगी। आपको बातें समझ में आ रही है कि आपको हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होंगे उसमें एक से ज्यादा लेयर और फेजेस दिखाई देगी। सिंपल सी बात है, उनको बोला जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें एक ही लेयर दिखाई देगी, लेकिन कंपोनेंट कम से कम कितने रहेंगे? 2 से कम वाला एक कंपोनेंट का कभी भी मिक्सचर नहीं कहलाएगा। तो दिस आर ऑल अबाउट दिस मैटर। सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्टेट बता दिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड तो पता है आपको, बहुत सारे एग्जाम में सॉलिड के मैंने अभी बताया है, ज्यादा टाइम किल नहीं करूंगा इसके ऊपर, छोटी छोटी बातें आपको पहले से पता है। सो नेक्स्ट आता है केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर। एलिमेंट को दो डिफरेंट सब्सटेंस में हम उसको तोड़ नहीं सकते, उसको बोला जाता है एलिमेंट। कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से जो मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोल सकते हैं? उन्हें बोलते हैं कंपाउंड। और नेक्स्ट आते हैं मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड दी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने बोला है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम सबसे पहले तो स्टडी करते हैं किसकी? कंपोजिशन की। अगर मान के चलो मेरे पास में H2 है, वाटर है, तो आपको दिख रहा है कि वाटर का कंपोजिशन क्या हो जाएगा? मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले कि वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम है। बस 3 हाइड्रोजन थोड़ी ना है, 2 ऑक्सीजन नहीं है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? कंपोजिशन हो जाएगा। किसका कंपोजिशन हो जाएगा? वाटर का कंपोजिशन हो जाएगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूँ आपको, स्ट्रक्चर इसका एक क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा, इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा? शेप होगा। तो मैं स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो केमिकल बॉन्डिंग में आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे कंपोजिशन समझ में आ गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। किसका? वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखो ये जो स्ट्रक्चर्स है, दैट स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एज द पिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिरामिडल। ये अगर हम जोड़ देंगे इस तरीके से तो ये हमको एक पिरामिड की तरह दिखेगा। तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है, ध्यान में रखना, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है आगे आने वाला है, कैसा शेप होता है या कैसा स्ट्रक्चर होता है? पिरामिडल शेप होता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, कंपोजिशन भी समझ में आ गया, स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया। प्रॉपर्टीज क्या देखोगे आप? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? वाटर की प्रॉपर्टी, H2O की प्रॉपर्टी। आपको पता है H2O जो है पहली प्रॉपर्टी है, H2O कैसा है? कलरलेस है। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? लिक्विड है। टेस्टलेस है, टेस्ट कोई टेस्ट नहीं, हमको पता है। कलरलेस है, टेस्टलेस है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है उसका? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? फ्लूइड है, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल पे क्या होता है? फ्लो होता है। ये सारी बातें हमको पता है। तो ये क्या होगी? प्रॉपर्टीज होगी। क्या होगी? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज होगी? वाटर की प्रॉपर्टी। मतलब वाटर तो मैटर है ना, तो हमको मैटर की, देखो यहाँ पे मैटर का कंपोजिशन भी देख लिए, मैटर का शेप भी देखे हैं और मैटर का प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, उसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमने यहाँ पे देखा है कि 3 स्टेट है। पहली जो स्टेट है वो है व्हिच इज कॉल्ड एज द सॉलिड, दूसरी जो स्टेट है व्हिच इज कॉल्ड एज द लिक्विड, और तीसरी जो स्टेट है उसको क्या बोलते हो आप? गैस। तो हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड का कन्वर्शन हम लिक्विड में कर सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली कर सकते हैं। लिक्विड का कन्वर्शन किस में कर सकते हैं? गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे सॉलिड का कन्वर्शन अगर लिक्विड में करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा या कूल करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हीट करना पड़ेगा। लिक्विड का कन्वर्शन किस में करना है? गैस में करना है। गैस में अगर करना है तो मुझे इसको और क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हीट करना पड़ेगा। और उसी तरीके से अगर मुझे लिक्विड का कन्वर्शन किस में करना है? सॉलिड में करना है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताओ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसे क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। अगर उसी तरीके से गैस का कन्वर्शन लिक्विड में करना है तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? कूल करना पड़ेगा। आपको बातें समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पे सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में, और गैस का कन्वर्शन यहाँ पे गैस का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में। हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं? एक स्टेट का कन्वर्शन दूसरे स्टेट में कर सकते हैं। इसे ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। अब जिस में मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में, तो वो जो प्रोसेस है उनको प्रोसेस को नाम दिया गया है। उन प्रोसेस को क्या दिया गया? नाम दिया गया कि जिसमें सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में हो जाए उसे बोलते हैं फ्यूजन, और लिक्विड का कन्वर्शन किसमें हो जाए? गैस में, उसे बोलते हैं वेपराइजेशन,
और सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्शन किसमें, गैस में, उसे बोलते हैं सब्लिमेशन। आप 2 सेकंड में अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। तो आइए तो देखते हैं कि दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर कैसा होता है। पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहली जो स्टेट है उसे बोलते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज दी सॉलिड, दूसरी स्टेट है व्हिच इज कॉल्ड एज दी लिक्विड, और तीसरी जो स्टेट है उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, दैट स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज दी गैस। जिस प्रोसेस में, देखो आपको समझ में आएगी, सिंपल सी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में सॉलिड का कन्वर्जन किसमें हो जाए, लिक्विड में हो जाए, जिस प्रोसेस में सॉलिड का कन्वर्जन किसमें हो जाए, लिक्विड में, सब प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज दी फ्यूजन, FUSION, जिस क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, जिस मतलब फ्यूजन का एग्जांपल क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जांपल्स ऑफ फ्यूजन, क्योंकि आइस क्या है, सॉलिड है, वो जब मेल्ट होगा तो जाहिर सी बात है लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिड का कन्वर्शन किसमें हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है, उसको क्या बोलोगे आप, फ्यूजन बोलोगे आप। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है, लिक्विड का कन्वर्जन किसमें, गैस में, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में, इसको बोला जाता है वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेपराइजेशन। आपको पता है वाटर को हम जब बॉईल करेंगे तो वाटर क्या होगा, डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा। तो सच प्रोसेस इन विच द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, वेपराइजेशन। नेक्स्ट, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस। देखो जिस तरीके से हम सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में कर सकते हैं, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में कर सकते हैं, और उसी तरीके से सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन हम किसमें कर सकते हैं, गैस में, विदाउट लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट नहीं आनी चाहिए उसमें। तो देखो सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्ट किसमें, गैस में, तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं उसको, सब्लिमेशन। दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज दी सब्लिमेशन, द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज दी सब्लिमेशन विदाउट लिक्विड स्टेट। ये बात ध्यान रखना, उसमें लिक्विड स्टेट नहीं आने वाली, उसी को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन का एग्जांपल क्या होगा, बर्निंग ऑफ कैंपर। आप कैंपर को जलाते हो, कैंपर को अगर जलाओगे आप, कापूर होता है ना, उसे जलाओगे आप तो क्या होगा, डायरेक्ट सॉलिड का कन्वर्शन किसमें होने वाला है, गैस में होने वाला है, उसको क्या बोलोगे आप, सब्लिमेशन। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोसेस को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गैस का कन्वर्शन किसमें करते हैं, लिक्विड में हो जाता है, इसको क्या बोलोगे आप, लिक्विफिकेशन। क्या बोलोगे आप इसको, लिक्विफिकेशन। देखो किसका कन्वर्शन, गैस का कन्वर्शन लिक्विड में, व्हिच इज कॉल्ड एज दी लिक्विफिकेशन। आपके घरों में जो एलपीजी होता है वो पहले क्या होता है, गैस होता है, जब सिलेंडर में जाता है तो लिक्विफाइड हो जाता है, तो दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज दी लिक्विफिकेशन। उसी तरीके से यहाँ पे देखो लिक्विड का कन्वर्शन किसमें, सॉलिड में, लिक्विड का कन्वर्शन सॉलिड में, इसको क्या बोलोगे, सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलोगे इसको, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन तो आपको पता ही है, समर के दिनों में आप क्या करते हो, वाटर को क्या रखते हो, फ्रिज में रखते हो, वो आइस हो जाता है, मतलब लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू दी सॉलिड, दैट व्हिच इज कॉल्ड एज दी सॉलिडिफिकेशन। यहां बोल सकते हैं इसको फ्रीजिंग। क्या बोल सकते हैं हम इसको, फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे सॉलिड का कन्वर्शन डायरेक्ट गैस में किया, उस तरीके से गैस का कन्वर्शन डायरेक्ट किसमें कर सकते हैं हम, किसमें कर सकते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू कॉल देम, डिपोजिशन। एंड डिपोजिशन is the reverse of sublimation. I am right. Deposition is the reverse of sublimation. That's why it is also called as the desublimation. It is also called as the, क्या बोलते हैं इसको, desublimation. आपको बातें समझ में आ रही है, सिंपल सी बात है कि सॉलिड का कन्वर्शन लिक्विड में, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। लिक्विड का कन्वर्शन गैस में, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज वेपराइजेशन। फ्यूजन का एग्जांपल्स है मेल्टिंग ऑफ आइस, लिक्विड का वेपराइजेशन का एग्जांपल्स है बॉइलिंग ऑफ वाटर। सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। उसका एग्जांपल अभी बोला है, बर्निंग ऑफ कैंपर। गैस का कन्वर्शन लिक्विड में, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज लिक्विफिकेशन। अभी तो बोला एलपीजी गैस, एलपीजी। और लिक्विड का कन्वर्शन किसमें, सॉलिड में, दैट प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन। और सॉलिडिफिकेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी बोला है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। और गैस का कन्वर्शन डायरेक्ट किसमें, सॉलिड में, उसको क्या बोलोगे आप, डिपोजिशन। और डिपोजिशन इज द रिवर्स ऑफ, देखो आप, डिपोजिशन इज द रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी, क्या बोलोगे, डीसब्लिमेशन। क्या बोलोगे उसको, डीसब्लिमेशन। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, पहले गैस, वाटर वेपर को कूल करो, कंडेंस करो, लिक्विड में आ जाएंगे, बाद में उसको फिनिश कर दो, कूल कर दो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
दैट इज द सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर इस तरीके से होता है, उसमें डिफरेंट सारे प्रोसेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में दो छोटी सी और भी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि मैटर जो होता है वो मैटर को क्या होता है, मास होता है ना, देखा हमने। मैटर को क्या होता है, मास। मैटर इज एनीथिंग which occupies which has a mass and occupies a space which is quadratic, क्या बोलते हो उसको, मैटर बोलते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो आपको बोला है कि मैटर को क्या होता है, मास होता है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि यूनिट ऑफ मास बस दो छोटी सी चीजें बताने वाला हूँ और ये आज के लेक्चर को क्लोज करने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट ऑफ मास है। यूनिट ऑफ मास में आपको पता है ये एक पहला जो यूनिट होता है वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। दूसरा कौन सा होता है, ग्राम। ये तो पता है, सिंपल सी बात है। एक होता है किलोग्राम, दूसरा कौन सा होता है, ग्राम। तो हम ये किलोग्राम का ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। और ग्राम का कन्वर्शन किसमें कर सकते हैं, किलोग्राम में कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। समझो बात को यहाँ पे, अगर मेरे पास मुझे 1 kg दिया गया है, उसका ग्राम में अगर मुझे कन्वर्ट करने के लिए बोला तो क्या हो जाएगा, 1 × 10 टू द पावर 3 ग्राम। मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 ग्राम। क्या हो जाएगा, 1000 ग्राम। और समझो अगर मेरे पास में वेट 2 kg दिया गया है तो क्या हो जाएगा, 2 × 10 टू द पावर 3 ग्राम। मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज 2000 ग्राम। क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम। उसी तरीके से 3 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 3 × 10 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा, ग्राम। मतलब 3000 ग्राम। ये यहाँ पे आगे बताने की जरूरत नहीं आपको, आप काफी समझदार है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में कर सकते हैं। तो मेरे पास में 1 ग्राम है, 1 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 × 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। ये तो बना है कि ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में। ये बस इतना सा बॉक्स आप ध्यान में रखिए कि किलोग्राम का कन्वर्शन ग्राम में बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, ग्राम का कन्वर्शन किलोग्राम में बाय मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 0.001 किलोग्राम। अच्छी तरीके से अगर मैं 2 ग्राम लिख दूं तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। मतलब क्या हो जाएगा, 0.02 किलोग्राम। समझ में आ रही है बात। अगर उसी तरीके से मैं लिख लू यहाँ पे कि दैट इज, क्या लिखू यहाँ पे, दैट इज 100 ग्राम। 100 ग्राम इज इक्वल टू क्या होगा, 0.1 kg। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 300 ग्राम तो 300 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो क्या हो जाएगा, 300 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 300 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 0.3 किलोग्राम। 0.3 किलोग्राम। बस इतनी छोटी बात आपको ध्यान रखनी है आज के लेक्चर में। और भी आगे कुछ यूनिट्स आने वाले हैं, उनका इंटर कन्वर्शन भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दैट इज द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने देखा है कि जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे कि वाटर है, उसमें 2 हाइड्रोजन के आइटम है और 1 ऑक्सीजन का आइटम है। तो पहले तो 2 हाइड्रोजन के आइटम और 1 ऑक्सीजन का आइटम क्या होना चाहिए, कंबाइन होना चाहिए। कंबाइन अगर हो गए तो क्या फॉर्म करेंगे, कंपाउंड। तो वो जो कंबाइन कैसे होते हैं उसके लिए कुछ लॉज है, उसे बोला जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर आपको बातें समझ में आई हो तो आप एक बार इसे लाइक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे।